Good morning, student. Today we have discussed about de Broglie hypothesis. यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में कि डी ब्रोगली ने लाइट के बारे में क्या कहा। क्योंकि डी ब्रोगली के आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट में लाइट को लेके मतभेद थे। मतभेद ये कि कोई लाइट को वेव मान रहे थे और बाकी अदर साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल मान रहे थे। जैसे कि आइंस्टीन साहब जब आए उन्होंने लाइट को पार्टिकल मानकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दिए, तो ज़्यादातर को ये लगने लगा कि लाइट पार्टिकल है। यानी कि जैसे ही आइंस्टीन लाइट को पार्टिकल मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाए तो ये जो साइंटिस्ट है ना दो धड़ों में बढ़ गए। कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि लाइट वेव है, क्योंकि लाइट वेव नेचर भी शो कर रहा था जिसमें कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये सारे फेनोमेनास हैं। लेकिन जब आइंस्टीन ये बोल दिए कि लाइट इज़ ए पार्टिकल, क्यों? क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर के कारण ही ये शो हो पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर का परिणाम है। तो इसी के कारण ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि असल में लाइट है क्या, लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो इनको लेकर हमारे साइंटिस्ट दो धड़ों में बढ़ गए। तो जब दो धड़ों में बढ़ गए तो ये फैसला लेना कठिन था उस समय कि लाइट है क्या, क्योंकि लाइट तो दोनों नेचर शो कर रहा था, पार्टिकल भी वेव भी। और ये भी कहना सही नहीं था कि लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी हमारे पास नहीं था कि लाइट पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग अलग अलग फेनोमेना को अलग अलग तरह से अंजाम दिए थे। ऐसा कोई फेनोमेना हमारे साथ नहीं हो पाया था, या ऐसा कोई फेनोमेना का एक्सपेरिमेंट हम लोग उस समय नहीं किए थे कि जिसमें एक साथ लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करे और वेव नेचर भी शो करे। जैसे कि रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और भी बहुत सारे फेनोमेना हैं जिनमें लाइट वेव नेचर दिखा रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे फेनोमेना हुए जिसमें कि लाइट पार्टिकल नेचर दिखाने लगे। जैसे कि आपका एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगा तो वो लाइट का पार्टिकल नेचर था। तो यहाँ से मतभेद शुरू हुआ। तो जब मतभेद शुरू हुआ तो इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस है, यानी कि डी ब्रोगली का मानना था कि लाइट हैव डुअल नेचर। अच्छा, वो ऐसा क्यों मानते थे? वो इसलिए मानते थे कि डी ब्रोगली ये बोल रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, मानते हैं वो पार्टिकल है, लेकिन अगर वो पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो पार्टिकल है। लेकिन अगर वो पार्टिकल के पास मोशन आ गया, यानी कि पार्टिकल के पास कोई ना कोई मोमेंटम है, यानी कि स्पीड है, तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। मोमेंटम अगर पार्टिकल के पास आएगा तो पार्टिकल डुअल नेचर शो करेगा, यानी कि पार्टिकल अपना पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दर्शाएगा। ये हाइपोथेसिस था किसका? डी ब्रोगली का। यहीं से तब लाइट का जो ये झगड़ा है सुलझ पाया। जो हमारे साइंटिस्ट दो धड़ों में बट गए थे फिर एक हुए और उन्होंने माना कि हाँ, लाइट हैव डुअल नेचर। और इसको प्रूफ करने के लिए हमारे दो साइंटिस्ट फिर से आए, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, जिसको कि हम लोग इसके बाद प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ये समझेंगे कि लाइट के पास डुअल नेचर कैसे है। तो लाइट हैव डुअल नेचर इन्होंने ब्रोगली ने तो ये बोल दिया, लेकिन इसको प्रूफ कैसे किया हम लोग ये समझेंगे। तो सबसे पहले डी ब्रोगली प्लैंक्स कांस्टेंट को, यानी कि प्लैंक्स थ्योरी जो था, प्लैंक्स का क्या मानना था? लाइट है वेव। प्लैंक्स ने लाइट को वेव मानकर लाइट का एनर्जी भी लिख दिया था। लाइट प्लैंक्स के अनुसार जानते हैं आप कि फोटोन का एनर्जी कितना होता है? E=s/ν, यानी कि इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग लिखें E=sc/λ। उसी तरह आइंस्टीन जो है मास एनर्जी रिलेशनशिप जब दिए थे तो E=mc²। आइंस्टीन का मानना था मास इज ईजिली कन्वर्टेड टू एनर्जी और एनर्जी इज ईजिली कन्वर्टेड टू मास, यानी कि मास को हम आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को आसानी से मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मानना था आइंस्टीन का। तो फिर दोनों तो अलग अलग फॉर्मूला हमारे पास, तो फिर इसको जो अपने क्या था डी ब्रोगली, इसको कैसे बैलेंस किया हम लोग आज इसी को जानेंगे। कैसे डी ब्रोगली ये प्रूफ कर दिया कि जो लाइट है वो लाइट के पास डुअल नेचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर कैसे है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात हमने अभी डिस्कस किया वही बात डी ब्रोगली का कहना था, क्या मटेरियल पार्टिकल इन ए मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर कोई मटेरियल हमारे पास है, अगर वो मोशन में है तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। अगर वो मोमेंटम में है तो क्या शो करेगा?
वेव प्रॉपर्टीज़, यानी कि मटेरियल प्रॉपर्टी के साथ साथ ही वो अपना वेव नेचर भी दिखाएगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के पास मास m है, अगर उसमें मोमेंटम आ गया तो उसके पास क्या होगा, उसके पास क्या होगा, वेव, और वेव होगा तो वेव का लेंथ भी होगा, और उसके पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम यानी कि अगर मान लेते हैं ये फोटोन है तो फोटोन का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर c। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स का कहना था कि जो फोटोन होता है, फोटोन का जो एनर्जी, फोटोन या हमारे पास कोई अगर वेव है तो वेव का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेव के फ्रीक्वेंसी पे। प्लैंक्स का मानना था एनर्जी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव का जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेव के फ्रीक्वेंसी पे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो इसमें क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा h न्यू। ये जो h देख रहे हैं ना, ये h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, ये h को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस रिलेशन को हम लोग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, कैसे, h। अब थोड़ा सा देखिए कि ये जो न्यू है आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू, क्योंकि शुरू में लाइट को वेव माना गया था तो उसके लिए फॉर्मूला आया था, लाइट का जो स्पीड होगा उसके वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा इनटू न्यू। तो न्यू का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, c अपॉन लैम्डा, यानी कि हम लोग न्यू का जो रिलेशन क्या लिखेंगे, न्यू के बदले c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, एनर्जी ऑफ वेव, क्योंकि प्लैंक्स ने क्या माना है, लाइट को वेव माना है। प्लैंक्स ने लाइट को वेव मानकर उसका एनर्जी दे दिया है, E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। क्या दिया है, इसको सही से अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, HC अपॉन लैम्डा। ये था प्लैंक्स का थ्योरी, एनर्जी किसका, एनर्जी वेव का एनर्जी। प्लैंक्स ने वेव का एनर्जी बता दिया कि वेव का जो एनर्जी होगा HC अपॉन लैम्डा होगा, और ये जो H होगा, H का नाम होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इस कांस्टेंट को देने वाला खुद प्लैंक्स है, ये साइंटिस्ट ही प्लैंक्स था, तो प्लैंक उसी के नाम से रखा गया इस कांस्टेंट को। और ये H का वैल्यू भी उन्होंने रखा 6.32 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये है H का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा H का वैल्यू आ चुका है। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल दिए। नाउ अब हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, उसका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये कहा कि लाइट जो है पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि लाइट के अंदर एक फोटोन होता है। फोटोन क्या करता है, एनर्जी के पैकेट के रूप में अगर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो आइंस्टीन ने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना को शो करवाकर लाइट को फोटोन कह दिया। तो ये तो लाइट का वेव नेचर था। कौन सा नेचर था, वेव नेचर। ये प्लैंक्स जो है लाइट को वेव नेचर मान के फॉर्मूला दिया। अब हम लोग आते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टीन का कहना था कि अगर कहीं मास है तो आप ये समझिए कि वहाँ एनर्जी है, यानी क्योंकि मास को आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इनका यूज भी हुआ है जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो वहाँ जो है मास डिफेक्ट जो आया है, इसी का परिणाम, इसी का रिजल्ट है E इज इक्वल टू MC, यानी कि
एनर्जी को आसानी से मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मानना था किसका? आइंस्टीन का, क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा दिया था। तो इस इक्वेशन को मान लिया हम लोग इक्वेशन 2। ये जो क्या था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टीन के अनुसार क्या था? लाइट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया? अब डी ब्रोगली को ले लेते हैं। डी ब्रोगली ने कहा ठीक है, मानते हैं कि लाइट पार्टिकल है, लेकिन लाइट के पास मोमेंटम भी तो है, स्पीड है। अगर लाइट के पास स्पीड है तो लाइट के पास वेव नेचर भी है। इसका मतलब है कि ये एनर्जी के इक्वल है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अगर लाइट, ठीक है मान लिया लाइट पार्टिकल है, उसका एनर्जी इज इक्वल टू mc² है, लेकिन लाइट वेव भी तो है। क्यों? क्योंकि लाइट के पास मोमेंटम है। वेव अगर है तो ये एनर्जी के इक्वल होगा। पार्टिकल है तो ये एनर्जी, इसका मतलब लाइट पार्टिकल और वेव दोनों है तो ये दोनों एनर्जी इक्वल होगा। इसका मतलब ये एनर्जी क्या है? दोनों एनर्जी इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो इसका राइट साइड भी इक्वल कर देंगे। तो इसका राइट साइड है c/λ, इसका राइट साइड क्या है? mc²। तो यहाँ से ये c और एगो c कट जाएगा तो क्या बच गया? h/λ = mc। ये आया। तो h/λ = mc यानी कि मास इंटू स्पीड इक्वल टू मोमेंटम। हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी पार्टिकल का मास m है, उसका स्पीड v है, तो उसका मोमेंटम होगा p = m × v। तो यहाँ स्पीड है जो, चूँकि हमारे पास फोटोन है, फोटोन का स्पीड क्या है? c। तो मास इंटू स्पीड यानी वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा मोमेंटम के बराबर। मोमेंटम यानी p। आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम यानी कि p होता है। अब देखिए तो लैम्डा को उधर भेजिए तो p इधर आ जाएगा। तो क्या मिल गया? तो लैम्डा इक्वल टू हम लोगों को मिल गया h/p। तो यहाँ से जो है, जो डी ब्रोगली क्या बोले थे कि लाइट है वे पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि लाइट के पास दोनों नेचर है। पार्टिकल के साथ साथ कौन सा नेचर है? वेव नेचर भी है। तो ये बात उनका प्रूफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए लैम्डा इक्वल टू h/p। तो लैम्डा ये क्या है? वेव है। p क्या है? मोमेंटम है। लैम्डा क्या है? वेव है। और p क्या है? मोमेंटम है। वेव, ये कौन सा वेव? वेव का लेंथ, वेव लेंथ कहते हैं लैम्डा को। p मोमेंटम। अच्छा, वेव लेंथ है यानी कि लैम्डा जो है वेव का प्रॉपर्टीज है, जबकि p मोमेंटम जो है ये पार्टिकल का प्रॉपर्टीज है। मोमेंटम क्या है? पार्टिकल का प्रॉपर्टीज। यानी कि एक ही फॉर्मूला में वेव और पार्टिकल दोनों का प्रॉपर्टीज आ रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने वेव और पार्टिकल के बीच रिलेशन जो है एस्टेब्लिश कर दिया। कौन? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उन्होंने फॉर्मूला में प्रूव भी कर दिया। लेकिन अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जर्मन एंड डेविजन एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शो करने वाले हैं। धन्यवाद।